एक और गजा में 2 साल से चल रही जंग ठीक से समाप्त भी नहीं हुई है। इजराइल और हमास एक स्थायी युद्ध विराम तक पहुंचे भी नहीं है कि संयुक्त अरब अमीरात ने इजराइल में अपना स्थायी दूतावास खोलने के लिए जमीन खरीद ली है। जी हाँ, यूएई ने इजराइल के हर्जलिया शहर में जमीन खरीद ली है, जहां स्थायी दूतावास का निर्माण होगा। ये कदम 2020 के अब्राहम समझौते के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सौदा लाखों डॉलर का है और 4 साल की लंबी प्रक्रिया के बाद पूरा हुआ। दरअसल मिडिल ईस्ट में साल 2020 के अब्राहम अकॉर्ड्स के वक्त यूएई ने इजराइल को एक राज्य के रूप में मान्यता दी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए। इसके बाद से यूएई का दूतावास लीज प्रॉपर्टी पर चल रहा था। इसके साथ ही यूएई इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया। लेकिन अब जाकर एक स्थायी दूतावास के लिए जमीन खरीदने का सौदा पूरा हो गया है। कि प्रक्रिया 4 साल से चल रही थी। इजराइल की सरकारी एजेंसी इजराइल लैंड्स अथॉरिटी यानी ILA ने पुष्टि की है कि यूएई के लिए उपयुक्त साइट की तलाश प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के कार्यालय के अनुरोध पर 4 साल पहले शुरू हुई थी। हर्जलिया म्यूनिसिपैलिटी और स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय में ये प्रक्रिया चली, जो जटिल और लंबी रही। तेल अवीव जिला योजना समिति ने 21 अक्टूबर को ही 15 मंजिला इमारत के निर्माण को मंजूरी दे दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक खरीदी गई जमीन हर्जलिया पितुआह इलाके के समुद्री किनारे के व्यापारिक जिले में स्थित है, जो साबिर स्ट्रीट और हाईवे 2 के बीच में फैली हुई है। योजना के तहत 15,000 वर्ग मीटर में ये इमारत बनेगी, जिसमें दूतावास कार्यालय, स्टाफ आवास और सुरक्षा सुविधाएं शामिल होंगी। सुरक्षा कारणों से साइट को 5 मीटर ऊंची दीवारों से घेरा जाएगा। ये पहली बार है जब कोई खाड़ी देश इजराइल में अपनी कूटनीतिक सुविधा के लिए जमीन खरीद रहा है। इससे पहले यूएई का दूतावास तेल अवीव स्टॉक एक्सचेंज भवन में किराए पर चल रहा था, जो जुलाई 2021 में औपचारिक रूप से खुला था। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी इस सौदे पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे राष्ट्रीय प्राथमिकता करार दिया। जानकार मानते हैं कि यह दूतावास यूएई की इजराइल के साथ रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करेगा। इजराइल के मुताबिक ये हर्जलिया, तेल अवीव जिले और इजराइल के लिए महत्वपूर्ण विकास है। ये वैश्विक संबंधों को गहरा करेगा। इजराइल लैंड अथॉरिटी ने प्रक्रिया को जटिल लेकिन सफल बताया। ये कदम गजा में चल रहे तनाव और हालिया सीज़फायर उल्लंघनों के बीच आया है, जिसने यूएई के फिलिस्तीनी समर्थन पर सवाल उठाए हैं। अब्राहम अकॉर्ड्स के समय फिलिस्तीनी प्राधिकरण ने यूएई की आलोचना की थी, इसे फिलिस्तीनी मुद्दे के साथ विश्वासघात बताया। सोशल मीडिया पर तमाम जो यूजर्स हैं वो इसे फिलिस्तीन के साथ धोखा बता रहे हैं, खासकर जब गजा में हिंसा जारी है। यूएई ने गजा के लिए मानवीय सहायता भेजी है और वेस्ट बैंक विलय को रेड लाइन कहा, लेकिन यह सौदा फिलिस्तीनी समुदाय में असंतोष बढ़ा सकता है। यह कदम अब्राहम समझौते के 5वें साल में आया, जिसने यूएई इजराइल व्यापार को $3 बिलियन से ज्यादा तक बढ़ाया है। यूएई के विदेश मंत्रालय ने अभी कोई टिप्पणी नहीं की है, लेकिन इजरायली अधिकारियों ने इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सकारात्मक कदम बताया। जानकार मानते हैं कि यह कदम कूटनीतिक संबंधों को मजबूत करेगा, लेकिन फिलिस्तीनी असंतोष क्षेत्रीय तनाव को बढ़ा सकता है। गजा में हमास के साथ तगड़ा धोखा हो गया है। आखिरकार इस्राइल सीज़फायर की शर्तों से मुकरने लगा है। ये हम नहीं, बल्कि मिडिल ईस्ट और गजा पर बारीकी से नजर रखने वाले वेस्ट एशिया एक्सपर्ट बता रहे हैं। जानकारों का मानना है कि सीज़फायर की शर्त थी कि हमास इस्राइल के जीवित बंधकों को छोड़ेगा और इस्राइल की फौजें भी गजा से पीछे हटेंगी। शर्त के मुताबिक हमास ने सारे बंधक एक बार में छोड़ दिए हैं और इस्राइल की फौजें अब भी गजा में मौजूद हैं। न सिर्फ मौजूद हैं, बल्कि हमले भी कर रही हैं। लोगों की जान भी जा रही है। इसके लिए इस्राइल के अपने तर्क, अपनी दलील है, लेकिन सच्चाई ये है कि गजा में 10 अक्टूबर के बाद एक भी दिन बमबारी नहीं रुकी है। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट शौकत भारती इस सीज फायर को नाटक बताते हैं। उनका कहना है कि गजा में इस्राइल ने ये ड्रामा सिर्फ अपने बंधक छुड़वाने के लिए रचा था। दूसरी अहम वजह थी कि दुनिया के अलग अलग मुल्कों, जिनमें ताकतवर यूरोपियन देश भी शामिल थे, वहां गजा के लिए, फिलिस्तीन के लिए जमीन से लेकर समंदर तक प्रदर्शन हो रहे थे।
दुनिया भर के सोशल एक्टिविस्ट एक होने लगे थे। अमेरिका में भी लोग सड़कों पर थे और इसराइल पर भी बंधक छुड़ाने का प्रेशर बनाते लोग रोड पर आ रहे थे। यही वजह रही कि अमेरिका ने अरब देशों को आगे रखा और इसराइल ने बंधक आजाद करवा लिए। अब आरोप लग रहा है कि इसराइल गजा में भी लेबनान वाला मॉडल अपना रहा है। जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ चली जंग के बाद पिछले साल सीजफायर तो हो गया, लेकिन साल भर बीत जाने के बावजूद साउथ लेबनान पर इसराइल के हमले हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर जारी रहते हैं। वहां भी लेबनान सरकार के साथ पेपर पर तो सीजफायर है, लेकिन ग्राउंड पर इसराइली बमबारी अक्सर लेबनान की सीमा के अंदर हो रही है। जानकार कहते हैं कि गजा का सीजफायर तो इसलिए भी टिकना मुश्किल है कि इसमें जो मुख्य पार्टियां हैं या जिनसे बात होनी चाहिए थी, उन्हें तो डील में शामिल ही नहीं किया गया। सिर्फ हमास के प्रतिनिधियों को बुलाया गया था। बाकी हिजबुल्लाह, जिसने गजा के लिए लड़ते लड़ते अपना शीर्ष नेतृत्व खो दिया, यमन जो गजा के लिए ही रेड सी पर इसराइली और अमेरिकी जहाजों को निशाने पर लेता है, और ईरान जिसकी फॉरेन पॉलिसी में ही फिलिस्तीन की आजादी है। ऐसे में इन लोगों को ना बैठाना ही बताता है कि सीज फायर को लेकर इसराइल कितना गंभीर रहा है। ऐसे में गजा में फिर से जंग के बादल छा सकते हैं, क्योंकि हमास ने भी हथियार नहीं छोड़े हैं। कहा तो ये भी जाता है कि हमास के 15,000 लड़ाके इस वक्त गजा में मौजूद हैं। सवाल यही है कि जब सीज फायर समझौते में हमास बैठा और बाकी पार्टियों को बुलाया ही नहीं गया, तो क्या ये सीज फायर लंबा टिक पाएगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इजराइल और हमास के बीच सीज फायर बेहद नाजुक दौर में है। इस बीच पूर्व हमास चीफ याह्या सिनवार की शव को लेकर दोनों पक्षों में फिर से तनातनी शुरू हो गई है। यह मामला तब और गहरा गया जब इजराइल की ट्रांसपोर्टेशन मंत्री मिरी रेगव ने मारे गए हमास नेता याह्या सिनवार के शव को जलाने का प्रस्ताव रख दिया। मिरी रेगव ने कहा कि कुछ प्रतीकों को कभी वापस नहीं आने देना चाहिए। ऐसे में उन्होंने अमेरिकी कार्रवाई का उदाहरण देते हुए बताया कि किस तरीके से ओसामा बिन लादेन के शव का सम्मान न करते हुए उसे समुद्र में फेंक दिया गया था ताकि उसे शहीद बनाया न जा सके। मिरी रेगव का यह बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हमास के बीच चल रही वार्ता में हमास ने सिनवार के शव की वापसी की मांग की, जिसे इसराइल के द्वारा खारिज कर दिया गया, यह कहते हुए कि शव को गुप्त स्थान पर रखने का आदेश दिया गया है। इस प्रस्ताव ने युद्ध नीति, नैतिकता और प्रतीकवाद पर जोरदार बहस भी छेड़ दी। रेगव की इस टिप्पणी को क्षेत्रीय तनाव और गतिरोध को बढ़ाने वाला करार दिया गया, क्योंकि यह दर्शाती है कि इसराइल सिनवार के शव को शहीद मानने से रोकना चाहता है और वह उसे किसी भी कीमत पर राजनीतिक प्रतीक बनने नहीं देना चाहता।